Good morning, students, and welcome back to my personal YouTube channel in St. Molida Mansinka गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज भीलवाड़ा। मैं डॉक्टर सीमा गौर, पोषण विशेषज्ञ, आज आपसे अल्पभार में आहार आयोजन के विषय पर परिचर्चा करूँगी। मोटापा जहाँ विकसित राष्ट्रों के कुपोषण संबंधी समस्या है, वहीं अल्पभार एवं दुबलापन अविकसित एवं विकासशील देशों की राष्ट्रीय समस्या के रूप में उभर रही है। अल्पभार से ग्रसित व्यक्ति के वजन में निरंतर कमी होती जाती है, जिसका मुख्य कारण आहार में पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्वों, विशेषकर कैलोरी की कमी होती है। अल्पभार अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ऐसा व्यक्ति प्रायः दुबला पतला, हड्डियों का ढांचा मात्र, अशक्त तथा कमज़ोर होता है। आज के इस वीडियो सत्र में हम जिन बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं वे हैं पोषण संबंधी आवश्यकताएं, अल्पभार के दौरान किया जाने वाला उपचार, अल्पभार से ग्रसित पुरुष की एक दिन की आहार व्यवस्था। ये देखिए, ये एक बॉडी मास कैलकुलेटर का ग्राफ है जिसमें BMI को नापने के लिए एक तरफ नीचे x एक्सिस पर वेट और दूसरी तरफ y एक्सिस पर हाइट बने हुए हैं। वेट किलोग्राम में है और हाइट मीटर्स में है। इस ग्राफ में आप सीधे से डायरेक्टली देख सकते हैं कि जो ग्रीन एरिया है वो नॉर्मल BMI को दर्शाता है, जिसमें आपकी हाइट के अनुरूप आपका वजन दर्शाया गया है। इसी प्रकार येलो एरिया ओवरवेट, ऑरेंज ओबीस और रेड क्रॉनिक ओबेसिटी यानी कि सीवियर ओबेसिटी को दर्शाता है। वहीं ग्रीन एरिया से अगर आप ऊपर की तरफ बाहर की तरफ निकलते हैं तो ये अंडरवेट को दर्शाता है। ये बहुत ही आसान तरीके से आप इस ग्राफ में अपना हाइट और वेट को प्लॉट करके अपना BMI निकाल सकते हैं और अपने पोषण स्तर की जांच कर सकते हैं। हम बात करते हैं पौष्टिक आवश्यकताओं की, तो सबसे और पहली महत्वपूर्ण आवश्यकता ऊर्जा या कैलोरी की है। आपने मोटापे में देखा होगा कि जब हम प्रति सप्ताह हमें आधा किलो वजन कम करना था तो हमने 500 किलो कैलोरी प्रतिदिन कम की थी। इसी के विपरीत ठीक जब हमें अल्पभार में अपने वजन को बढ़ाना है तो अगर हम प्रति सप्ताह आधा किलो वजन में वृद्धि करना चाहते हैं तो हमें प्रतिदिन की दैनिक आवश्यकता में 500 किलो कैलोरीज़ की मात्रा को बढ़ा देना चाहिए। और इस 500 किलो कैलोरीज़ को बढ़ाने के लिए आप जानते हैं एक चपाती लगभग 100 किलो कैलोरी की होती है। एक कटोरी दाल से भी हमें लगभग 100 किलो कैलोरी मिलता है। वहीं एक चम्मच शर्करा जिसमें लगभग 5 ग्राम आती है, उससे हमें 20 कैलोरीज़ मिलती है। ये कुछ छोटी छोटी टिप्स हैं जिनको लेकर आप अपने दिन भर में ऊर्जा की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। प्रोटीन की जब हम बात करते हैं तो हमारा जो वांछित शरीर भार, जो आदर्श शरीर भार होना चाहिए, उसके हिसाब से 1.5 से लेकर 2 ग्राम प्रति किलो आदर्श शरीर भार के हिसाब से हमें प्रोटीन की मात्रा लेनी चाहिए, यानी कि प्रोटीन हमें कुछ अधिक मात्रा में लेना है। इस प्रोटीन की आवश्यकता हमें शरीर के मांसपेशियों के निर्माण के हेतु चाहिए और यह प्रोटीन आप कोशिश करें कि उच्च जैविक गुणवत्ता वाला अर्थात दूध एवं दुग्ध पदार्थ, अंडा, मांस, मछली, मुर्गी आदि के रूप में आप प्राप्त कर सकें। यदि आप वेजिटेरियन हैं तो भी आपको अपनी प्रोटीन की गुणवत्ता को बढ़ाना होगा और उसके लिए आप दूध एवं दुग्ध पदार्थों की मात्रा का अधिक सेवन करें तथा अनाज एवं दाल को मिश्रित कर अनाज और दाल के कॉम्बिनेशन से व्यंजन बनाकर पूर्ण प्रोटीन या उच्च जैविक गुणवत्ता वाले प्रोटीन की प्राप्ति कर सकते हैं। हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की, तो कार्बोहाइड्रेट उच्च कार्बोहाइड्रेट युक्त आहार होना चाहिए क्योंकि कार्बोज से हमें ऊर्जा अच्छी मात्रा में मिलती है। जटिल कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के साथ साथ सरल शर्कराएं जैसे कि ग्लूकोज, सुक्रोज, शहद आदि का भरपूर सेवन करें क्योंकि इनके पाचन एवं अवशोषण में समय कम लगता है। आहार में रेशे का उपयोग कम करें, किंतु इतना कम भी ना हो कि कब्जे की समस्या बन जाए। दैनिक आहार में रेशे की कम से कम इतनी मात्रा हो जैसे कि 8 से 10 ग्राम प्रतिदिन कि आंतों की सामान्य क्रमाकुंचन की गति बनी रहे और आप कब्ज से पीड़ित न हो जाएं, जो कि प्रायः अल्पभार की अवस्था में रहती है। वसा चूँकि ऊर्जा का शांत रूप है, 1 ग्राम वसा से हमें 9 किलो कैलोरी तक ऊर्जा मिलती है और यह वसा भोजन की स्थूलता अर्थात भोजन के परिमाण यानी कि मात्रा को भी कम करती है। तो आहार में कुल ऊर्जा की अधिकतम 25 से 30%
भाग की आपूर्ति आप वसा द्वारा कर सकते हैं, किंतु वसा की ये मात्रा तले भुने भोज्य पदार्थ या ग्रेवी के रूप में न होकर बल्कि सुपाच्य वसा, मक्खन है, क्रीम है, चीज़ है, मलाई इत्यादि के रूप में ग्रहण करें तथा वसा की मात्रा शरीर की टॉलरेंस लिमिट के हिसाब से धीरे धीरे बढ़ाएं। विटामिन एवं खनिज लवण पर्याप्त मात्रा में ताज़े फल एवं सब्जियां, साबुत अनाज, साबुत दालें, अंकुरीकृत एवं खमीकृत व्यंजनों का उपभोग करने से आपके आहार में पर्याप्त विटामिन एवं खनिज लवण की आपूर्ति हो जाएगी, किंतु आवश्यकता पड़ने पर चिकित्सकीय परामर्श के अनुरूप आप आहार में मल्टीविटामिन एवं खनिज लवण की गोली भी ले सकते हैं। जल एवं तरल पदार्थ अल्प भार से ग्रसित रोगियों को जल एवं पेय पदार्थों का उपयोग भोजन के तुरंत पूर्व या भोजन के साथ में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। भोजन के आधे से 1 घंटे के पश्चात तथा 2 आहारों के मध्य में दिन में कम से कम 5 से 6 बार जल तथा पेय पदार्थ जैसे कि छाछ है, नींबू की शिकंजी है, शरबत है, फलों के रस हैं, लस्सी इत्यादि का भरपूर उपयोग कर सकते हैं। अल्प भार में उपचार की जब हम बात करते हैं तो पहले आता है टॉनिक्स। आपने देखा होगा जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम कहते हैं डॉक्टर साहब मेरा बच्चा बहुत कमज़ोर है, दुबला पतला, आप कोई ऐसा टॉनिक दीजिए जिससे इसकी भूख बढ़े। तो कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो हमारे मस्तिष्क के क्षुधा केंद्र को प्रेरित करती हैं और हमारी भूख को बढ़ाती हैं। भूख को बढ़ाने से हम आहार का अंतर्ग्रहण ज़्यादा करते हैं और ऊर्जा का अंतर्ग्रहण ज़्यादा होता है और अल्प भार से हमें कुछ मुक्ति मिल सकती है। दूसरा हाइपोग्लाइसेमिक दवाइयाँ, अर्थात वे दवाइयाँ जो रक्त में ग्लूकोज के स्तर को कम करती हैं। इस प्रकार की दवाइयों के सेवन से भी आपकी भूख बढ़ती है और आप भोजन और ऊर्जा का अंतर्ग्रहण अधिक करते हैं, किंतु विविध प्रकार के टॉनिक या हाइपोग्लाइसेमिक दवाइयाँ आपको अपने आप अपनी इच्छा से कदापि नहीं लेनी चाहिए, बल्कि चिकित्सक की सलाह से, परामर्श से उनकी देखरेख में ही ग्रहण करें ताकि इनका कोई विपरीत प्रभाव शरीर पर नहीं पड़े। विश्राम, चूँकि अल्प भार अत्यधिक क्रियाशीलता तथा अत्यधिक ऊर्जा की खपत के कारण होता है, अतः आप जितना अधिक विश्राम करेंगे आपकी उपापचय दर में धीरे धीरे कमी आएगी और आपके वजन में वृद्धि होगी। व्यायाम हमारी शरीर की सक्रिय मांसपेशियों को एक्टिव रखने के लिए बहुत ज़रूरी है, जिससे मांसपेशियां सक्रिय हो जाएं और आपकी उपापचय दर सामान्य बनी रहे। तो अल्प भार में व्यायाम भी ज़रूरी है, किंतु आवश्यकता से अधिक व्यायाम न करें। आहार का अल्प भार में अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि आहार ही वो माध्यम है जो आपके ऊर्जा के नेगेटिव असंतुलन को ठीक करेगा और शरीर में ऊर्जा की आपूर्ति करवाएगा। तो आपको किस तरह का आहार लेना है, क्या ध्यान रखना है, इन बिंदुओं पर हम चर्चा करें तो अल्प भार में जो आहार है वो आपका उच्च ऊर्जा युक्त हो, उच्च प्रोटीन, साथ ही साथ प्रोटीन की गुणवत्ता, उच्च जैविक गुणवत्ता वाला प्रोटीन, पर्याप्त विटामिन एवं खनिज लवण युक्त सरल सुपाच्य आहार आपको ग्रहण करना है। आहार व्यवस्था की हम बात करें तो अल्प भार में अत्यधिक ऊर्जा व अन्य पोषक तत्व युक्त हल्का एवं सुपाच्य आहार दिन में कम से कम 5 से 6 बार मिलें, क्योंकि ऐसा व्यक्ति एक बार में अधिक भोजन ग्रहण नहीं कर पाता है। दूसरा, भोजन का ऊर्जा मूल्य बढ़ाने के लिए घी लगी हुई रोटी या मक्खन लगी हुई ब्रेड, दाल व सब्जियों में 1 से 2 चम्मच मक्खन या घी डालकर अगर आप देंगे तो घी जो है वो ऊर्जा का संगठित स्रोत है और सुपाच्य भी है, उसका आसानी से पाचन भी हो जाता है। खाना खाने से पहले चाय, कॉफ़ी, पानी इत्यादि पेय पदार्थों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करें। नाश्ता व खाना समय पर करें, उचित समय पर करें तथा मुख्य आहार से पहले कुछ न खाएं, अर्थात आहार के बीच बीच में निबलिंग की जो प्रवृत्ति है उससे आप बचें, क्योंकि निबलिंग करने से आपकी भूख खत्म हो सकती है और आप भोजन के समय पर प्रॉपर भोजन नहीं कर पाएंगे। गर्मा गर्म सैंडविच, सूप व अन्य नमकीन व्यंजनों में चीज़ डालकर आप न केवल भोजन की ऊर्जा मूल्य को बल्कि प्रोटीन के वैल्यू को भी बढ़ा सकते हैं। मीठे व्यंजन, कस्टर्ड, सेवई, मिठाई आदि का उपयोग भोजन के अंत में करने से भोजन के ऊर्जा मूल्य में बढ़ोतरी होती है और आपकी भूख भी प्रभावित नहीं होती। 2 मुख्य आहारों के बीच में थोड़ी थोड़ी मात्रा में फलों के रस हैं, मीठे शरबत, स्क्वैश आदि का उपयोग जब आप ग्लूकोज मिलाकर करते हैं तो ऊर्जा का अंतर्ग्रहण की मात्रा आप बढ़ा सकते हैं। ग्लूकोज एक सरल शर्करा है जो बहुत जल्दी अवशोषित होती है और ऊर्जा देती है, साथ ही इसकी मिठास भी सुक्रोज के मुकाबले कम होने के कारण आप इसका उपयोग अधिक मात्रा में कर सकते हैं।
आहार में तले भुने भोज्य पदार्थ एवं मिर्च मसालों का उपयोग कम से कम करें, क्योंकि ऐसे भोज्य पदार्थ आसानी से पचाए नहीं जा सकते। आहार में भोजन के आधे से 1 घंटा पूर्व गरम गरम क्लियर सूप अगर आप पीते हैं तो वो एपेटाइज़र का काम करता है, आपकी भूख बढ़ाता है और आप भोजन अच्छी तरह कर सकते हैं। किंतु विशेष ध्यान ये रखना है कि आपको क्लियर सूप पीना है, गाढ़ा थिक सूप नहीं पीना है, अन्यथा वो आपकी भूख को ख़त्म कर देगा। आहार में भोज्य पदार्थों की मात्रा उतनी ही लें जितनी एक बार में आसानी से खाई जा सके, किंतु उसमें पोषक तत्व अधिकतम हो, यानी कि आपको न्यूट्रिएंट डेंस डाइट का सेवन करना है। प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने के लिए दालों, मुलायम पके हुए अंडे, पनीर, मुलायम पके हुए मांस, मछली आदि का उपयोग कर सकते हैं। जो लोग मांस, मछली और अंडों का उपयोग नहीं कर सकते वो चीज़, पनीर, छेना और प्रोटीन पाउडर्स का उपयोग आहार में आटे में मिलाकर या दूध में मिलाकर या विभिन्न रेसिपीज़ में मिलाकर कर सकते हैं। मिस्सी आटे की रोटी बनाकर आप प्रोटीन की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। विविध व्यंजनों जैसे कि रोटी, पराठों के आटे, दूध, सेवई, कस्टर्ड आदि में प्रोटीन युक्त पाउडर जो मैंने अभी अभी बोला उसका उपयोग करके आप प्रोटीन की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। भोजन में हरी पत्तेदार सब्जियां, पीले फल व सब्जियों तथा फलों के रस का समावेश अवश्य करें, जिससे आपके आहार में विटामिन व खनिज लवणों की आपूर्ति हो सके। पाचन संबंधी रोग होने पर मल्टीविटामिन व खनिज लवण की गोली चिकित्सक के परामर्श से ही लेनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि अल्प भार से ग्रसित पुरुष के लिए एक दिन की आहार व्यवस्था। ये आप टेबल देख रहे हैं जिसमें साधारण क्रियाशील पुरुष के लिए एक दिन की भोजन की आपको और मेनू दिया है, जिसमें आप देखिए सुबह सुबह 6 बजे उसको 1 कप चाय, अगर आपको चाय पीने की आदत है तो व्यक्ति चाय ज़रूर पिएगा। उसके बाद नाश्ते में उसको पनीर सैंडविच, पनीर जो कि उच्च जैविक गुणवत्ता वाला प्रोटीन है, उसके साथ एक उबला हुआ अंडा और साथ में केले का शेक बना कर दिया है। तो दूध भी आ गया, अंडा भी आ गया, अनाज भी आ गया और साथ में दुग्ध पदार्थ पनीर भी आ गया। भोजन के पूर्व दिन में बीच में उसको संतरे का रस, ग्लूकोज मिला के दिया, जिससे ऊर्जा की मात्रा बढ़ाई जा सके। और दोपहर के भोजन में पहले आधे घंटे पूर्व क्लियर टमाटर सूप के साथ आधे घंटे के पश्चात तुअर की दाल, चावल, रोटी, आलू गोभी की सब्जी और फलों का कस्टर्ड जो कि मीठा व्यंजन है, ये दिया है। पूर्ण संतुलित आहार देने का प्रयास किया है। इसी प्रकार दोपहर के भोजन के पश्चात तथा शाम की चाय के पूर्व बीच में उसको चीकू शेक, 1 गिलास दूध के साथ चीकू मिलाकर शेक बना कर दिया। वहीं शाम की चाय में फिर उसको पौष्टिक टिकिया और फलों के रस के रूप में उसको शाम का स्नैक तैयार किया। और रात्रि के भोजन में उसको पुनः एक बार फिर एपेटाइज़र के रूप में आधे घंटे पूर्व सूप देकर चपाती, पालक पनीर की सब्जी और मूंग की दाल और सैलड इत्यादि दिए हैं। और रात को सोने से पूर्व दूध जिसमें प्रोटीन पाउडर या मिल्क पाउडर ऐड किया, जिससे कि प्रोटीन की मात्रा की आपूर्ति हो सके। आपने देखा होगा मुख्य आहार, दिन के भोजन और रात्रि के भोजन दोनों के पहले व्यक्ति को मध्य में 2 बार फलों का रस और शेक इत्यादि देकर उसकी न केवल जल की मात्रा बल्कि शेक जो कि फ्रूट से बना है उसमें विटामिन, खनिज लवण और दूध का उपयोग करने से विभिन्न पौष्टिक तत्वों की मात्रा को उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया है। दोनों समय दाल का उपयोग किया है, दोनों टाइम भोजन के पूर्व आधे घंटे पूर्व सूप, क्लियर सूप का उपयोग करा है, जिससे कि व्यक्ति की भूख बढ़ती है, खुलकर लगती है। तो इस प्रकार आप छोटे छोटे आहारों को दिन में 5 से 6 बार देकर उसकी पौष्टिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। और लंबे समय तक जब आप इस प्रकार की आहार व्यवस्था करेंगे तो निश्चित रूप से उसके वजन में वृद्धि होगी। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको इस वीडियो लेक्चर में दिए गए सभी बिंदु भली भांति समझ में आ गए होंगे। अगले आने वाले सत्रों में हम पेप्टिक अल्सर के दौरान की जाने वाली आहार व्यवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।